साथ मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। रात के 8 बज रहे हैं और माइक ऑन है और इस माइक ऑन से हम आपको बताएंगे कि आज की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद पैदा हुए तनाव और नमाज को लेकर हिंदू संगठनों के ऐलान के बीच आज जुमे की नमाज पूरी शांति के साथ हुई। हिंदू संगठनों ने ऐलान किया था कि नमाज नहीं होने देंगे, लेकिन प्रशासन की सख्ती देखिए कि हालातों को कंट्रोल में रखा, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। नमाज के बाद खुद मुस्लिम समाज के लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रिया करते दिखाई दिए। अगली खबर बताएंगे आपको बंगाल से, क्योंकि वहां सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में बड़ा तूफान आ गया है। जो कभी ममता के करीबी हुआ करते थे वो अब पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, अपना अपना गुट बना रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी अपने पुराने अंदाज में ही हालातों को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लूट और टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बीच ममता के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उनके एक भाषण ने खड़ी कर दी है। क्या बोला था ममता बनर्जी वो भी आपको बताएंगे, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लेकिन उसी बयान को लेकर अब उन पर मामला दर्ज हो गया है और उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अगली खबर, एक बार फिर सियासी महासंग्राम की तैयारी हो रही है, क्योंकि मोदी सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले एक बार फिर परिसीमन बिल पेश करने की बिसात बिछा रही है। पिछली बार 17 अप्रैल को बहुमत की कमी से जो प्रस्ताव गिर गया था उसे पास कराने के लिए अब नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टूटता इंडिया गठबंधन मोदी शाह के इस चक्रव्यूह का सामना कर पाएगा, या यही टूटता गठबंधन और ममता की बिखरती शक्ति मोदी सरकार की ताकत बन जाएगी। अगली खबर, अब बात खान सर से जुड़े उस विवाद की जिसकी वजह से पटना में लगातार हंगामा है और छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ गया। पटना में कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग और मारपीट के मामले में खेल पलट रहा है। जो खान सर उर्फ फैजल खान उस मामले में पहले विक्टिम दिखाई पड़ रहे थे, अब सवालों के कटघरे में नजर आ रहे हैं। सवाल है कि क्या खान सर की गिरफ्तारी हो सकती है? जिस तेजी से पुलिस इस मामले की जांच में आगे बढ़ रही है, जिस तेजी से खुलासे हो रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। और इस बीच एक वीडियो सामने आया है जो खान सर की परेशानी थोड़ी नहीं कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के खोड़ा की, जहां हिंदू संगठनों की चेतावनी ने नमाज पर तनातनी बढ़ा दी थी। मदरसा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। हमने इन सौदों को ठीक किया, जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो बोली से जरूर मान गया। सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद आज पहली जुमे की नमाज अदा की गई। हालांकि नमाज को लेकर हिंदू संगठनों ने बड़ा ऐलान किया था, चेतावनी दी थी, कहा था कि नमाज अदा नहीं करने देंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जिसके बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे और खोड़ा में बवाल होने से कैसे बच गया, देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात है, किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था भंग करने का अधिकार नहीं। सूर्या हत्याकांड को 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन खोड़ा में सांप्रदायिक तनाव बना हुआ है। पहले हिंदू संगठनों ने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की थी और आज जुमे की नमाज को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी। सोशल मीडिया पर हिंदू संगठनों ने ऐलान किया कि आज जुमे की नमाज नहीं बल्कि हनुमान चालीसा होगी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट दिखा। चेतावनी देने वाले हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया। सैकड़ों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों के जवान फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दिए। गाजियाबाद पुलिस और अर्धसैनिक बल की तैनाती यहाँ पर इलाके में की गई है और चप्पे चप्पे पर गली गली पे जाकर के ये जो फ्लैग मार्च है ये पुलिस द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए बीते दिनों से यहाँ पर देखा जा रहा है, जब से
सूर्य हत्याकांड को लेकर के पुलिस ने तफ्तीश शुरू की थी, उसके बाद से ही जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप है उसके तहत पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है। और घटना के बाद से ही 28 मई के बाद से ही यहाँ पर जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई थी। और आज जिस तरीके के ऐलान सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं किए गए हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर सख्ती जो है वो बढ़ाई गई है। नमाज के दौरान हालात ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने पूरा प्लान तैयार किया था। मस्जिदों के आसपास करीब 1000 जवानों को तैनात किया गया। सीसीटीवी कैमरों से पूरे इलाके पर नजर रखी गई। पुलिस के जवान ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही थी। नूरानी जामा मस्जिद के रास्ते को आम लोगों के लिए बंद किया गया। नमाजियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए। सभी पक्षों से बात की गई जिससे शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रहे। यहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात है। किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था भंग करने का अधिकार नहीं है। जो भी व्यक्ति इस तरह का करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी पक्षों से हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। सभी पक्ष सहमत हैं और जो भी उनके धार्मिक रिचुअल हैं वो अपनी परंपरागत तरीके से उसको परफॉर्म करेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। नमाज करने पहुंचे लोग भी सुरक्षा व्यवस्था देखकर खुश दिखे और सबका कहना था कि केवल एक लड़के की वजह से हालात खराब नहीं होने चाहिए। पहले कुछ ना हिंदू संघों ने कहा था कि आज वो आकर के नमाज नहीं होने देंगे, ऐसे कोई परेशानी का सामना हुआ? कोई सामना नहीं हुआ, सब बढ़िया एकदम। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था आपको ठीक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद खालिद। आपने नमाज अदा कर ली? जी। शांतिपूर्ण तरीके से हुई सुरक्षा? बहुत अच्छी सुरक्षा। पुलिस प्रशासन कभी नहीं चाहती कोई दंगे परेशानी। पूरी सिक्योरिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल हमने नमाज पढ़ी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार है। दरअसल 28 मई यानी बकरीद के दिन खोड़ा में सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि आरोपी असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है और 4 आरोपी जेल में हैं, जिनके खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में है। उत्तर प्रदेश में मंत्री नरेंद्र कश्यप जब पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो भरोसा दिया कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई जारी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इस घटना के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जो तत्परता दिखाई है, उससे बाकी गुंडे भी खोड़ा में सबक सीख गए हैं। उनको एहसास हो गया है कि अब पुलिस की कार्रवाई, कानून की कार्रवाई उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए बहुत सारे अपराधी स्वयं क्षेत्र छोड़कर जा रहे हैं और पुलिस ने उनको चिन्हित कर लिया है। आरोपियों पर तो एक्शन हो ही रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन पूरे इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रहा है। लगातार अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध मदरसों को नोटिस दे दिया गया है। कभी भी बुलडोजर गरज सकता है। अपराधियों का वेरिफिकेशन जारी है। मतलब संदेश साफ है कि चाहे कोई भी हो, यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी को करने नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोई बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ खोड़ा में प्रशासन का एक्शन देखने को मिला तो दूसरी तरफ संभल के बगहू गांव में भी बुलडोजर चला। देखिए कैसे गरजा बुलडोजर। और खंडेश्वर शिव मंदिर के पास बनी अवैध मजार पर प्रशासन ने कार्रवाई भी की। भारी पुलिस फोर्स के बीच बुलडोजर चला और मजार को ध्वस्त किया गया। हालांकि एक पक्ष का दावा ये है कि अभी तक ये मजार जो कि 400 से 500 साल पुरानी है, इस पर इस तरह की आपत्तिजनक बातें हुई हैं। पर कोर्ट ने क्या कहा आपको वो बताते हैं। कोर्ट ने अपील खारिज होने के बाद प्रशासन का बुलडोजर और अब उस एक्शन पर क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात बंगाल की, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले बंगाल में हार, हाथ से सत्ता चली गई, फिर पार्टी नेताओं पर हमले और अब तृणमूल कांग्रेस में ही टूट हो गई है। खबर तो ये है कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद बीजेपी के संपर्क में और इनकी संख्या 20 से कई गुना ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। और आज ममता बनर्जी ने जो पार्टी की बैठक की उसमें भी गिने चुने विधायक और सांसद नजर आए। सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस में जो ये टूट हो रही है
वो कहां जाकर रुकेगी। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी भी एक्शन की मांग कर रही हैं और उन पर एक्शन की मांग हो रही है। ममता के एक बयान को बीजेपी ने देश विरोधी बताकर गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए। ममता बनर्जी FIR भी हुआ है, हम लोग चाहते हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उनको सबक सिखाया जाए। बंगाल में टीएमसी एक ऐसे सियासी तूफान में फंस गई जिससे निकल पाना मुश्किल साबित हो रहा है। खुद ममता बनर्जी तमाम कोशिशें कर रही हैं, लेकिन हालात हाथ से बाहर जा रही हैं और अब तो ममता पर ही शिकंजा कसने की मांग हो रही है। देश विरोधी काम ममता बनर्जी ने किए हैं, वो आज पहला बार नहीं है। पुलवामा में बोले हैं, बालाकोट में बोले हैं, पहलगांव में बोले हैं, BSF को बोले हैं, इलेक्शन कमीशन को बोले हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को बोले हैं, नरेंद्र मोदी जी को बोले हैं, अमित शाह जी को बोले हैं। हमको अगर शास्ति होगा, आपको अगर शास्ति होगा, अगर आप देश विरोधी काम करेंगे तो ममता बनर्जी आपको भी शास्ति होगा। और कल FIR भी हुआ है, हम लोग चाहते हैं उनको अरेस्ट किया जाए और उनको सबक सिखाया जाए। दरअसल ममता बनर्जी के खिलाफ गृह मंत्रालय को लेकर भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। इसमें ममता ने बांग्लादेशी नागरिक उस्मान हादी की हत्या का जिक्र करते हुए टिप्पणी की, कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री की भूमिका की ओर संकेत किया था। साफ, अगर इस FIR पर एक्शन होता है तो ये ममता के लिए बड़ा झटका होगा। पहले ही सत्ता गंवाने के बाद ममता पार्टी को बचाने की जुगत में लगी, लेकिन लगातार टूट की खबरें सामने आ रही हैं। सोर्सेज के मुताबिक टीएमसी के सांसद भी बीजेपी के संपर्क में, तो दूसरी ओर विधायकों का बागी गुट दावा करता है कि उनके गुट में अभी और भी टीएमसी विधायक शामिल हो सकते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा, जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है, जब आप लोग से मिलेंगे विधानसभा का अधिवेशन जो होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। हालांकि टीएमसी ने भी बागी गुट को चुनौती दे दी है। टीएमसी विधायक दावा करते हैं कि शेर अभी जिंदा है। जो लोग जा रहे हैं उसमें से कोई माँ का लाल है, रेजिग्नेशन देके अपना क्षेत्रों में जाके बोलेंगे ममता को फोटो नहीं लेके मैं फिर से एक बार चुनाव लड़ने चाहता हूं। अगर उसका पास कोई चुनाव जीत के आए, मैं उसको सलाम करूंगा। शेर अभी तक मरा नहीं, शेर जिंदा है। टीएमसी में मची भगदड़ को लेकर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर। टीएमसी में टूट की वजह बीजेपी को बताया जा रहा है। ममता दीदी हों, अभिषेक बनर्जी हों, उनके ऊपर जिस प्रकार ईडी सीबीआई का दबाव बन रहा है, जिस प्रकार उनकी गिरफ्तारियां करना चाहती है सरकार, तो ऐसा लगता है कि ये बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। 1 पॉइंट फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का कि वहां किस तरीके से वो टीएमसी को तोड़ें, काफी कुछ सफल रहे, ममता जी को कमजोर करें, उनके खिलाफ कुप्रचार, दुष्प्रचार और रिपोर्ट लिखाएं, वही कर रहे हैं। उन्हें वहां की जनता की भलाई के लिए कदम नहीं उठाना है, उन्हें टीएमसी को पूरी तरह अटैक करना है। ममता की पार्टी को लेकर सियासी खींचतान के बीच एक तरफ तो ममता बैठक पर बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ उनके नेताओं पर एक्शन जारी। बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास के भाई और टॉलीवुड फेडरेशन के प्रभावशाली नेता स्वरूप विश्वास को पुलिस ने वसूली और धमकी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। स्वरूप विश्वास जैसा लोग बहुत सारा अपराध में लिप्त है। लोग डर के मारे नहीं बोलते थे, अभी शुरू हुआ है, सैकड़ों अभियोग उसके खिलाफ आएगा, FIR होगा। स्वरूप विश्वास क्यों? स्वरूप विश्वास के साथ इतना दिन से बहुत सारा लोग उसके साथ रहते थे, उनको भी गिरफ्तार होना चाहिए। अकेला स्वरूप विश्वास नहीं है, उसके साथ बहुत सारा लोग है, तो उसके आसपास घूमते थे, उसको सपोर्ट देते थे, वो लोग कहाँ है अभी? केवल स्वरूप विश्वास ही नहीं, दुर्गापुर में भी टीएमसी से जुड़े 2 नेताओं को पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। हालांकि इस बीच कभी ममता के करीबी माने जाने वाले हुमायूं कबीर ममता के साथ खड़े दिखाई देते हैं। हुमायूं कबीर ने ममता को रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव में लड़ने के लिए अपनी सीट का ऑफर दिया। तो मैं ही कहते हो, जो ममता बनर्जी मेरे को बोलेगी, अपील करेगी, जो वो विधानसभा में आना चाहती है, तो मेरे को बोलेगी तो मैं मान लूँगी। मैं ही पार्टी का उम्मीदवार जो डिक्लेयर किया, उनको नामांकन नहीं वोट करेगी, ममता बनर्जी को सपोर्ट देगी, जिताती। ममता हुमायूं कबीर के इस ऑफर पर क्या रिएक्शन देंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन समय का खेल कैसे ममता पर भारी पड़ रहा है, ये तस्वीरों और बयानों में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।
जिस गति से खबरें बढ़ रही है ना तृणमूल कांग्रेस में, ऐसा लग रहा है कि आज तो टीएमसी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें पार्टी के संगठन से जुड़े बहुत सारे फैसले लिए गए। अभिषेक बनर्जी को फिर से एक बार राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है, डेरेक को और डोला सेन को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बना दिया गया है, चंद्रिमा भट्टाचार्य पूर्व मंत्री को बंगाल का प्रमुख बना दिया गया है, सायनी घोष सांसद जादवपुर को यूथ तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, माला राय को महिला तृणमूल कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, प्रियंका अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस की छात्र विंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं डेरेक और कल्याण बैनर्जी बने हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, कुणाल घोष बने हैं तृणमूल कांग्रेस के राज्य के प्रवक्ता। लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है तृणमूल कांग्रेस में, कौन असली कौन नकली, और इन सब सवालों के बीच में राजनीति लगातार जारी है। पर जब बात राजनीति की होती है तो आपको एक बात बताना बड़ा जरूरी है कि राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। यहाँ यारी और दोस्ती हालात और जरूरत से तय होते हैं, ये सियासत का अटल सत्य है। और एक बार फिर इसी की परीक्षा होने वाली है क्योंकि 2029 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार संसद में परिसीमन बिल लाने की बिसात बिछा चुकी है। पिछली बार 17 अप्रैल को बहुमत की कमी के चलते जो प्रस्ताव गिर गया था उसी को दोबारा पास कराने की तैयारी हो रही है और इसके लिए नया प्लान रेडी है। वो प्लान क्या है और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए मोदी शाह की क्या रणनीति है, हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। तो 2029 के चुनाव से पहले क्या देश का सियासी नक्शा पूरी तरह बदलने वाला है? इंडिया गठबंधन के बिखरते किले में क्या सबसे बड़ी सेंध लगने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या परिसीमन बिल पर सबसे बड़ा दांव चलने वाले हैं? हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजय है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान 18 अप्रैल का है। इससे पहले 17 अप्रैल को सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के साथ जुड़ा परिसीमन बिल पेश किया था, जिसे विपक्ष ने एकजुट होकर गिरा दिया था। मोदी सरकार ने अब उसी बिल को नए रंग रूप में लाने के लिए व्यूह रचना शुरू कर दी है। सूत्रों का दावा है कि सरकार इस बार टकराव की जगह सहमति के रास्ते पर चलना चाहती है। इसके साथ ही दोस्त और विरोधी दोनों को साथी बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस मुद्दे पर सहमति बनाने के लिए डीएमके तथा टीएमसी जैसे क्षेत्रीय दलों से भी बातचीत। हाँ, परिसीमन होना ही है। परिसीमन का एक समय होता है। वो पिछली बार भी हम लोग को याद है 2007-8 में परिसीमन हुआ था, तो फिर अब परिसीमन का समय आया है। तो एनडीए की सरकार देश में पुनर्सीमन के लिए जो भी करना होगा, जो भी जिस रूप में सहमति बने उस पर काम कर रही है। विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, सरकार के परिसीमन वाले फैसले का विरोध करती रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी परिसीमन से देश का सियासी नक्शा बदलना चाहती है। राज्यों की सहमति के बिना परिसीमन संघीय ढांचे पर प्रहार है। मोदी सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रही है और सरकार इंडिया गठबंधन के दलों को कमजोर करना चाहती है। लेकिन परिसीमन पर कांग्रेस से भी ज्यादा ऐतराज दक्षिण के राज्यों को है। उनका कहना है कि उत्तर के राज्यों के मुकाबले हमने जनसंख्या नियंत्रण पर बेहतर काम किया। परिसीमन जनसंख्या के आधार पर हुआ तो हमें सीटों का नुकसान होगा। दक्षिण के मन का ये डर निकालने के लिए मोदी सरकार हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाने का दांव पहले ही चल चुकी है। 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करती है। तब विपक्ष चैलेंज देकर पीछे हट गया था और सरकार 2/3 बहुमत के जादुई आंकड़े से 54 वोट पीछे रह गई थी। लेकिन इस बार मोदी सरकार कोई मौका गंवाना नहीं चाहती। 2029 के चुनाव से पहले परिसीमन बिल हर हाल में पास कराना चाहती है। इसके लिए आंकड़ों का हिसाब लगाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में खेल बहुत बदल चुका है और विपक्ष का किला कमजोर हो चुका है। बंगाल में हार के बाद टीएमसी बिखराव के कगार पर है। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। तमिलनाडु में डीएमके इंडिया गठबंधन से कुट्टी कर चुकी है।
सरकार ऐसे में परिसीमन बिल पर डीएमके की मदद लेने की कोशिश करेगी। इस लिहाज से परिसीमन बिल को लेकर एक नया समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। अगर बिल पेश होता है तो क्या होगा? बिल पास कराने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत यानी 362 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। बिल के पक्ष में एनडीए के 298 सांसद वोट करेंगे। इसके अलावा टीएमसी के 20 सांसद जो बीजेपी के संपर्क में हैं, उनका समर्थन मिल सकता है। कांग्रेस से नाराज डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन सरकार को मिल सकता है। इस तरह ये आंकड़ा 340 हो जाता है, जबकि विरोध में इंडिया अलायंस के 192 सांसद वोट करेंगे। ऐसे में बिल पास कराने में 22 सांसदों की कमी होगी और विधेयक गिर जाएगा। सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी, इसलिए दूसरे विकल्प पर भी तेजी से विचार किया जा रहा है। ये विकल्प क्या है और समीकरण क्या है, वो दिखाते हैं। एनडीए के 298 सांसद बिल के पक्ष में वोट करेंगे। इंडिया के 192 सांसद बिल के खिलाफ वोट डालेंगे। लेकिन टीएमसी के 20 और डीएमके के 22 सांसद अगर एब्सटेन करते हैं तो 2/3 बहुमत का आंकड़ा गिरकर 334 रह जाएगा। हालांकि इसके बाद भी बिल पास कराने के लिए 36 सांसदों की कमी होगी। इसलिए सरकार तीसरे विकल्प पर विचार कर सकती है। ये तीसरा समीकरण ऐसा है जिसमें टीएमसी के बागी सांसदों की भूमिका सबसे ज्यादा रहने वाली है। बिल के पक्ष में एनडीए के 298 सांसद तो वोट करेंगे ही। डीएमके के 22 सांसदों के साथ साथ अगर सरकार टीएमसी के 25 सांसदों को अपने पक्ष में कर ले तो कुल 345 सांसदों का इंतजाम हो जाएगा। बहुमत के लिए फिर भी 17 सांसदों की कमी होगी। इसके लिए सरकार वाईएसआरसीपी के 4, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3, दक्षिण की पार्टी वीसीके के 2, आरएलपी के इकलौते सांसद हनुमान बेनीवाल को अपने साथ जोड़ ले तो यह संकट खत्म हो सकता है। विपक्ष इसे कागजी रणनीति साबित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन टीएमसी की फूट और इंडिया अलायंस में टूट के बाद एनडीए के नेता जोश में हैं। क्या इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी है? कोई इंडी ब्लॉक, कोई सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन, इससे पहले यूपीए बिखरा, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बिखरा। देश का एक प्रदेश मुझे कांग्रेस के नेता बता दें जिसमें सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में मिलकर लड़ा हो। सबके अपने स्वार्थ हैं, आपस में लड़ते हैं, टूटते हैं, बिखरते हैं, अपने घर को ही नहीं संभाल सकते, तो देश को और प्रदेश को क्या संभालेंगे ये लोग? इसी भरोसे के दम पर सरकार इस बार मिशन 362 को फतह करने की तैयारी में है। बीजेपी जानती है कि अगर टीएमसी और डीएमके के बागी या नाराज सांसद साथ आते हैं तो बहुमत हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए इंडिया अलायंस के नेता बहुत संभल कर बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले महिला रिजर्वेशन बिल के सहारे परिसीमन बिल को पास कराने का प्रयास किया था, जिस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी असफल रही। और तब जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी परिसीमन बिल लाके अजेय बनना चाहती थी। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि भारतीय जनता पार्टी का ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। देश में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और किसी भी दल को ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी के अनुसार वो परिसीमन करने का प्रयास करे। समाजवादी पार्टी एकता के भरोसे का दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। उसे लग रहा है कि तमाम मतभेदों के बाद भी इंडिया गठबंधन की एकता बनी रहेगी। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले पर फिलहाल वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। टीएमसी भी डीएमके भी दोनों मुखर विरोधी रहे हैं। जो ये सरकार थी इसके डिलिमिटेशन को लेके जो योजना थी, पार्लियामेंट ने मुखर विरोध किया, हर जगह मुखर विरोध किया। तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि डीएमके या टीएमसी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता मान रहे हैं कि परिवार में अनबन होती रहती है, लेकिन जब बात बड़ी लड़ाई की आएगी तो सबको अपने व्यक्तिगत नफा नुकसान को भूलकर साथ आना होगा। परिवार होता है तो परिवार में अनबन भी होती है। हमारा इंडिया गठबंधन एक परिवार है, उसमें बहुत सारे दल कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि डीएमके थोड़ी नाराज है, कोई बात नहीं, हम उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन एक परिवार है और परिवार को आगे बढ़ाना है तो अपने व्यक्तिगत लाभ हानि को भूलना पड़ता है। मीठे और कड़वे बयान, रणनीति की चाल और तमाम गुप्त मुलाकातों के बीच इतना तो साफ है कि परिसीमन बिल सिर्फ सीटों का बंटवारा नहीं बल्कि 2029 की गद्दी का सबसे बड़ा सेमीफाइनल है। अब देखना होगा कि संसद के पटल पर जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है।
सत्ता में रहकर शासन करना और शासन में रहकर सत्ता में रहना बड़ा ही अलग अलग महत्व होता है इन बातों का। लेकिन अब बात करते हैं खान सर के कोचिंग पर फायरिंग मामले की, जिसमें खुद खान सर ही लपेटे में आ गए हैं। पहले खान सर के गार्ड्स की तरफ से कहा गया था कि फायरिंग उनकी तरफ से की गई, क्योंकि ये वीडियो में सामने आया। फिर उनके गार्ड्स की गिरफ्तारी हुई तो उनका बयान सामने आया कि फायरिंग खान सर के कहने पर की गई। जाहिर है ये घड़ी खान सर के लिए आसान नहीं है। ये लोग कहा है कि खान सर के ऊपर माला चढ़ जाए, फोटो पे क्या चढ़ जाए माला, यही तो चाहते हैं लोग। पटना में कोचिंग सेंटर के बाहर हुई मारपीट और फायरिंग के बाद क्या खान सर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? क्या खान सर को अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है? खान सर जिस तर्क शक्ति का इस्तेमाल अपने छात्रों को तालीम देने के लिए करते थे, उसी तर्क शक्ति का प्रयोग सेल्फ डिफेंस की परिभाषा समझाने के लिए कर रहे हैं। अरे पागलों, मेरे भाई लोग एक बात बता यार, वो हमला किसके ऊपर करने आया है? हमारे ऊपर। दिन में आएगी रात में? रात अकेले आए ग्रुप में? पथराव किया कि नहीं? गोली चलाए कि नहीं चलाए? गार्ड को हथमारा किया कि नहीं किया? क्या एफआईआर भी नहीं करें? ले अब पूछिए जरा ये बात। सबसे जरूरी चीज जो आप लोग को गुमराह किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस की फायरिंग। चूंकि पुलिस लेट से पहुंची थी, पुलिस को आने में टाइम लगता है, हमें भी पता है कि 5 मिनट में पुलिस उड़ के नहीं आ जाएगी। तो सेल्फ डिफेंस में वो नहीं भाग रहे थे, उसको मार डालते तो कोई क्या करता। पटना के मुसल्लापुर में खान सर की कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग, तोड़फोड़ और मारपीट के बाद जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया। फिर फायरिंग का विजुअल सामने आया तो खान सर के 2 गार्ड सलाखों के पीछे पहुंच गए। सवाल है कि अब किसकी बारी है? खान सर के गार्ड्स ने पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस को बताया कि गोली चलाने का आदेश खान सर ने दिया था। गार्ड्स कह रहे हैं कि उन्होंने खान सर के कहने पर फायरिंग कर दी। जो अभी तक अनुसंधान में आया है तो उन लोगों को फॉरवर्ड किया गया है। बाकी उन लोगों के जो हथियार उसको एफएसएल में भी भेजा गया है जांच करने के लिए। बाकी अभी अनुसंधान चल रहा है, जैसा आएगा उसका फॉरवर्ड। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है, क्या गिरफ्तारी होगी? मैंने बताया एफआईआर होने के बाद जो 2 व्यक्ति जो वीडियो में दिख रहे हैं फायरिंग करते हुए, उसको पहचान करके तो गिरफ्तार किया गया है और उनको भी भेजा जा रहा है। उनके हथियार जब्त करके फसल जांच कराया जा रहा है। खास बात है कि अब मारपीट के बाद खान सर जब पहली बार कैमरे पर आए थे तो फायरिंग की बात की थी, लेकिन आरोप विरोधी पर लगाया था। पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? लेकिन अब गार्ड्स ने पुलिस को जो बयान दिए हैं वो खान सर के बयान से बिल्कुल उलट है। तो क्या ये मतलब निकाला जाए कि खान सर की मुसीबत बढ़ने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि खान सर से जुड़े मारपीट विवाद से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जो खान सर की मुश्किल में थोड़ा और इजाफा कर सकता है। ये पोस्टर उसी कैंपस में लगा था जहां खान सर और ज्ञान बिंदु दोनों कोचिंग सेंटर हैं। बताया जा रहा है कि पोस्टर फाड़ने वाला खान सर का स्टाफ है। तो क्या पोस्टर फाड़ने का विवाद भी खान सर की तरफ से ही शुरू हुआ? पुलिस जांच का रुख खान सर की तरफ भी मुड़ चुका है, लेकिन खान सर क्लासरूम में पढ़ाई कराने की जगह छात्रों को हमले से जुड़े वीडियो और विरोधियों के खिलाफ सबूत दिखा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। आप इसकी गिरफ्तारी करिए, ये आदमी कौन है? वहीं दूसरी तरफ इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद उनकी कोचिंग के छात्रों ने पटना के कारगिल चौक पर इकट्ठा होकर भारी विरोध प्रदर्शन किया और तुरंत रोशन आनंद को रिहा करने की मांग की। कोई साक्ष्य नहीं है जो रोशन सर को फंसाया जा रहा है। आप देखे वीडियो कैमरा में देखे होंगे, वीडियो जो आया है वो कौन जो गार्ड है वो कौन क्या बता रहे हैं? खान सर का जो मेन गार्ड है उसके साथ पर्सनल गार्ड रहता है,
वो गार्ड गोली चलाया गेट पे, उसके गेट पे, उसका गेट पे जो गार्ड रहता है, गेट पे जो गार्ड रहता है, वो गेट पे गार्ड गोली चलाया। खान सर बोले रात में कि हम आंख से देखे कि 10 राउंड गोली चला, और कितना राउंड गोली चला पता नहीं। हम लोग के लिए खान सर का कुछ भी नहीं चाहिए, प्रत्यारोप रोप का बात नहीं है। अभी हम लोग का जो एग्जाम होने वाला है उसको लेके हम लोग को बहुत ज्यादा टेंशन है। हमारे कलम के मसीहा को जल्द से जल्द रिहा करें। हम लोग का कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव भी कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करने की जगह को किसी और नजरिए से न देखा जाना चाहिए, न इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खान सर बहुत वहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चा सब पढ़ने जाता है कि लड़ाई झगड़ा ये सब तो ठीक नहीं ना है। ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है इसको कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लोगों को देखना चाहिए, देख रहे हैं लोग। पुलिस के आगे खान सर के गार्ड्स के बयान के बाद मामला पलटता दिखाई दे रहा है। कल तक खान सर विक्टिम दिखाई दे रहे थे। गुनहगार भले साबित नहीं हुए हैं, लेकिन सवालों के दायरे में जरूर घिरते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्योंकि खान सर के कोचिंग परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती हो गई है। पुलिस के द्वारा सभी स्टूडेंट्स को कोचिंग परिसर से बाहर किया जा रहा है। पटना से यह बड़ी खबर आ रही है क्योंकि खान सर की कोचिंग में लगातार उहापोह की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार फायरिंग की किसने। खान सर के गार्ड्स ने बताया है कि खान सर के कहने पर किया गया है फायरिंग। तो वहीं दूसरी ओर पटना में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सड़क पर उतर रहे हैं छात्र, प्रदर्शन कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जिसकी भी गलती है उसे सामने लाया जाए। दिल्ली के मालवीय नगर में कैसे 21 जिंदगी लापरवाह सिस्टम की भेंट चढ़ गई, ये पूरे देश ने देखा। लेकिन अब एक्शन हो रहा है, बड़ा एक्शन हो रहा है। होटल मालिक लवकेश बजाज पुलिस पूछताछ में कई खुलासे कर रहे हैं। उसके अनुसार उसने ये कहा है कि पुराने गुनाह सामने आ रहे हैं अब उसके। दूसरी तरफ जय मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सख्ती के बाद दिल्ली के कई इलाकों में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आप मेरी बेटी को बचा लो। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो प्रशासन है उसकी तरफ से एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों ने पूरे देश को हिला दिया था। मालवीय नगर के फ्लरिश होटल में लगी आग में 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। पूरे सिस्टम पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो गए थे, जिसके बाद अब लगातार एक्शन हो रहा है। होटल मालिक से पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस जय मिश्रा की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। अवैध होटलों पर बुलडोजर गरज रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या ये कार्रवाई पहले नहीं की जानी चाहिए। अग्निकांड से जुड़े खुलासे आपको बताएं, उससे पहले मालवीय नगर की इन तस्वीरों को देखिए। ये बुलडोजर फ्लरिश होटल के आसपास के होटलों पर चल रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है या उनका कुछ हिस्सा अवैध है। ये वो सारे होटल हैं जो फ्लरिश स्टे होटल की तरह नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे थे। 21 लोगों की जान चली गई थी। यही के एक जो बीएनबी है यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आग लगी थी, 21 लोगों की जाने गई थी। उसके बाद से हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार प्रशासन जो है वो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन करता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ जहाँ भी किसी भी शॉप ने अपने शॉप के बाहर किसी भी तरीके का अतिक्रमण करके रखा है, उन सभी जगहों पर एमसीडी की तरफ से आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। केवल मालवीय नगर ही नहीं, सीएम रेखा गुप्ता के सख्त निर्देश के बाद आज दिल्ली के बाकी इलाकों में भी एक्शन देखने को मिला। दक्षिण दिल्ली के हौज खास विलेज और सैदुल्ला जाप में प्रशासन ने अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ा सीलिंग अभियान चलाया। भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच एमसीडी की टीमों ने बिना अनुमति चल रहे दुकानों और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। माइकॉन में मेरे मनोज्ञा लोईवाल के साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा।